तो देखो अकाउंट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो अकाउंट्स के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और सबसे लास्ट में क्या है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर हम लोग को 4 मॉड्यूल पढ़ने हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सबसे लास्ट में क्या है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनका प्रोपोर्शन देख सकते हो कितने कितने परसेंट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल 30% का है। 30% का मतलब है 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और एक क्वेश्चन आप लोग को पता है कि 2 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, 15। यहाँ लिख सकते हो आप 15 क्वेश्चन। इससे आएंगे कितने, 15 सवाल। इससे आ जाएंगे स्पेशल ट्रांजेक्शन 15 मार्क्स का लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 से 8 सवाल यहाँ बन जाएंगे। फाइनल अकाउंट में 25 नंबर लिखा है तो 12-13 सवाल यहाँ से बन जाएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं। तो इस हिसाब से बाइफर्केशन है और ये फिक्स होता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि मान लो फंडामेंटल से लिखा है 30 मार्क्स का, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन आएंगे, ना 12 होंगे ना 18 होंगे, 15 बोला है तो 15 ही आएंगे। तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अकाउंट्स में देखो यहाँ की जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो फाउंडेशन की और बाकी इंटरमीडिएट और फाइनल में फर्क है। फाउंडेशन में है वैसे तो एमसीक्यू पेपर, लेकिन अकाउंट्स के पेपर में भी ये मान के चलो कि लगभग लगभग 60 to 65% पेपर थ्योरेटिकल होता है। मतलब 50 सवाल अकाउंट्स में आएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि उसमें से 30-32 सवाल थ्योरी के रहते हैं, ठीक है। तो थ्योरी का एलिमेंट थोड़ा सा रहता है अकाउंट्स के पेपर में। तो अकाउंट्स में भी ये नहीं कर सकते हम लोग 11th-12 की तरह से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लगा लिया बाकी थ्योरी छोड़ दिया। आपको थ्योरी समेत अकाउंट्स को पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी के आंसर चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो खाली मान लो सवाल आए 15 और थ्योरी आई 35, तो खाली सवाल भी लगा लेगा तब भी आदमी फेल हो जाएगा। तो थ्योरी कहीं ना कहीं कंसिडर करनी ही पड़ती है अकाउंट्स में, फाउंडेशन लेवल में। तो उसी के हिसाब से सारी चीजें हम लोग लेके चलेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल सब साथ में चलेगा। अभी हम लोग पहले चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी है तो बोरिंग वाला काम हो जाएगा, तो अभी हम लोग मॉड्यूल 1 नहीं चालू कर रहे हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट चालू कर रहे हैं क्या, मॉड्यूल 2। थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा मजा आएगा, तो फिर बाद में हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 भी कर लेंगे, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। मॉड्यूल 2 में 3 चैप्टर है, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर होगा, तीसरा क्या है आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कंसाइनमेंट है, ज्वाइंट वेंचर है और तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, कंसाइनमेंट। पहले इसकी रामायण थोड़ी समझनी पड़ेगी। कोई भी चैप्टर नया शुरू होगा तो उसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम लोग चैप्टर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। जब तक उस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक फिर प्रॉब्लम है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर किसी को बिजनेस अपना बढ़ाना होता है, व्यापार क्या करना है हम लोग को, बढ़ाना है, तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया कि अपने आप बिजनेस की क्या करो, मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर दो। कि एक आपकी दुकान है मान लो निषादगंज में, ठीक है, तो आपने निषादगंज वाले से व्यापार कर ही रहे थे, अब उससे आपको लग रहा है कि यार व्यापार इतना बड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या है 4-6 दुकानें और खोल दो। तो आपने क्या कर दी, अपनी दुकानें की और ज्यादा आउटलेट मतलब ब्रांचेस आपने ओपन कर दी। ये भी बिजनेस बढ़ाने का एक तरीका होता है। एक तरीका होता है कि अपने बिजनेस लाइन में आप और प्रोडक्ट लाइन ऐड करो। प्रोडक्ट लाइन का अर्थ होता है कि और प्रोडक्ट ऐड करिए। मान ली किसी की साड़ी की दुकान है तो वो साड़ी बेचता है, तो अपने क्या सलवार सूट भी रखना चालू कर दिया, अंडर गारमेंट भी रखने चालू कर दिए। मान लो अभी लेडीज का काम करता है और व्यापार बढ़ाना तो जेंट्स का काम करना शुरू कर दे, बच्चों के काम करना शुरू कर दे। तो ये भी एक व्यापार बढ़ाने का तरीका हो गया, है ना, कि हमने अपने प्रोडक्ट लाइन में क्या कर दिया, 2-4 प्रोडक्ट और ऐड कर दिया। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कितने टाइप के गुड्स आप सोल्ड करते हो, तो उनमें आप अगर टाइप ऑफ गुड्स और बढ़ाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन ऐड करना। ये भी बिजनेस एक्सपैंड करने का तरीका होता है, ठीक है। तीसरा तरीका होता है जो आता है कंसाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि आपकी शॉप है, आप कोई रोजगार कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से मान लीजिए हमारी कोई दुकान है, लेट्स कर लो साड़ी की दुकान है अपनी यही कोचिंग के नीचे। तो भाई अब यहाँ पे कोई साड़ी लेने कोई बाराबंकी से तो आएगा नहीं, कॉमन सेंस है, ठीक है। कोई कानपुर से साड़ी लेने तो आएगा नहीं कि 2 साड़ी लेनी भैया चलो हम सर के यहाँ कानपुर से लखनऊ चले जाते साड़ी लेके आते हैं, तो 9 की लकड़ी 90 खर्च वाला हिसाब किताब हो जाएगा, तो इतना बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। तो आपका क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया हो जाता है कि भाई इतने एरिया तक के ग्राहक आपके पास आते हैं यूजुअली, बाकी ग्राहक नहीं आ पाएंगे। समझ लो कि एक एरिया तक के, मान लो आपकी दुकान यहाँ पे है तो एक एरिया हो गया कि यहाँ तक के चलो कस्टमर अपने पास आ जाएंगे। तो जब इस तरीके से आपको व्यापार बढ़ाना हो तो एक दूसरा तरीका है
जरूरी नहीं कि आप कानपुर में अपनी ब्रांच ही खोलो। दूसरा तरीका होता है, कानपुर में माल बेचना है अपने को, लेकिन दूसरा तरीका निकाला, कानपुर में हमने एक एजेंट बनाया। कानपुर में क्या कर दिया, अपना एक एजेंट बना दिया। उससे बोला कि बेटा हम तुम्हें लखनऊ से अपनी दुकान में साड़ियां भेजते रहेंगे। ठीक है, बेच नहीं रहे, भेजते रहेंगे, वर्ड हमने क्या लगाया, भेजना। तो हमने कहा कि हम अपनी दुकान से बेटा थोड़ी साड़ियां तुमको भेजेंगे, और तुम्हारा काम है कि अपने एरिया में इन साड़ियों को क्या करना है, बेचना है। हम तुम्हें भेजेंगे, तुम आगे उसको बेचोगे, तुम्हारा 1 रुपया नहीं फंसेगा, सारा पैसा हमारा है। हम तुम्हें साड़ी देंगे, तुम्हें अपने एरिया में क्या करना है, उसको बेच डालना है, और जैसे तुम बेचोगे उसमें आपको देंगे कमीशन। तो लेट से हमने कह दिया कितना कमीशन देंगे, 10% कमीशन देंगे। साड़ी में बता दिया कि भाई ये साड़ी 1200 की, 1800 की, ये 2000 की है। बेचो अपना धकाधक और अपना कमीशन रखो, बाकी पैसा हमको भेजो। तो अब एजेंट का देखो तो ना उसकी कोई कैपिटल लग रही है, तो कोई भी आदमी एजेंट का काम कर सकता है। भाई कोई भी उसके रुपए नहीं लग रहे हैं, सामान भी हम दे रहे हैं, बेचेगा तो कमीशन मिलेगा, मक्कारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको भी सुकून है कि अगर काम करेगा तो इसको कमीशन देना है, और कमीशन भी कहां से देंगे, बेचेगा तो उसमें अपना प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट में थोड़ा कमीशन इनका चला जाएगा, बाकी हमारा प्रॉफिट हो गया रिमेनिंग, एक तरीके से समझे तो। बात समझ पा रहे हो, तो दोनों का काम चलता है। भाई हम तो जहां अपनी दुकान है, यहां से जो माल बेच के कमा रहे थे वो थोड़ी उनको काटने लगेगा, क्योंकि हम है लखनऊ में और ये बेचेगा कहाँ, कानपुर में। तो अपने कस्टमर को ये दिक्कत भी नहीं हो रही, कस्टमर अपने कटे जा रहे हैं, इसका तो कुछ हो नहीं रहा। अपना जो लखनऊ वाले आउटलेट से कमाते हो तो कमाएंगे ही, और ये जो एक्स्ट्रा कमवाएगा थोड़ा इसको कमीशन दे देंगे, तब भी अपना थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा बचेगा। तो हमारा भी व्यापार बढ़ा, कमाई बढ़ी, और साथ ही साथ एक एजेंट को रोजगार भी मिला, इनको रोजगार भी मिला, और ये भी थोड़ा पैसा क्या कर पाएंगे, कमा पाएंगे। ऐसे हमने पता लगा एक एजेंट फैजाबाद में डाल दिया, एक एजेंट इलाहाबाद में डाल दिया, एक एजेंट हमने उन्नाव में डाल दिया, एक सीतापुर में डाल दिया। तो ऐसे मल्टीपल एजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैपिटल बढ़ती जाएगी। अगर इनको हम 20 साड़ी भेज रहे हैं तो 20 साड़ी खरीदी तो हमें को पड़ेगी। तो कैपिटल थोड़ी सी अपनी बढ़ेगी, लेकिन केवल कैपिटल स्टॉक में ब्लॉक हो रही, साड़ियों में ही तो पैसा लग रहा है। वैसे हम कानपुर में अगर मान लो एक दुकान खुलवाते किसी, तो दुकान खरीदें या किराए के लिए, फर्नीचर बनवाएं, माल भरे खूब। अब एजेंट है तो 20 साड़ी लेके भी बेच सकता है, दुकान में खाली 20 साड़ी रखे हो, कोई गया भाई इतनी छोटी दुकान क्या ही मिलेगा, यहाँ चला जाए कस्टमर वापस। तो उसमें ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा, इसमें भी पैसा लगता है, लेकिन 10% समझ लो, मोटा मोटा लग रहा है उसमें। अगर 1 लाख रुपए खर्चा होंगे तो इसमें 10 ही हजार में काम हुआ जा रहा है, और ऐसे हम 10 एजेंट बना देंगे उसी 1 लाख रुपए में, तो इसमें व्यापार बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं इन कंपेयर टू कि एक आउटलेट और खोलें हम। समझ लो, तो इसलिए ये वाला रास्ता बहुत लोग चुनते हैं। नए प्रोडक्ट जब मार्केट में आते हैं तो ये बहुत होता है, क्योंकि देखो बेटा, ये एजेंट ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ काम कर रहा था, बस हमारे काम को छोड़ के। हो सकता है ये एजेंट की ऑलरेडी कानपुर में दुकान हो, लेकिन वो साड़ियां नहीं बेचता था, वो जीन्स बेचता था। तो एक दिन हम गए टहलते घूमते, हमने कहा क्या कर रहे हैं, कि भैया जीन्स बेचते। तो हमने कहा ऐसा करो साड़ी भी रखा करो यार। तो कहते भैया इतना पैसा वैसा नहीं। तो हमने कहा परेशान गए हो तो हम तुम्हें साड़ी देंगे, तुम बेचो, जीन्स की दुकान तुम खोल के बैठे हो, एक काउंटर और बनाओ, उधर साड़ी का एक लड़का रखो, अपना बेचेगा। लड़का तुम्हारे पास तो है ही है, जब कस्टमर साड़ी का है तो साड़ी दिखाने लगेगा, जब कोई कस्टमर जीन्स का आएगा जीन्स दिखाएगा आराम से, तुम्हारे कोई खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें क्या है, रैक एक अपना रखनी है, एक रैक खाली करके इसमें साड़ियां हमें लगा दो, अपना बेचो धका। तो ऐसा नहीं कि एजेंट कोई और काम नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कोई काम कर भी रहा हो और हो सकता है कोई काम ना भी कर रहा हो, लेकिन उस काम से अपने को कोई मतलब नहीं। जींस बेच रहे होंगे तो अपना कमाएंगे, हमको थोड़ी दे देंगे, और नहीं बेच रहे होंगे तो भी हमको नहीं दे देंगे। तो ना उससे कोई हमें फायदा है, ना उससे कोई हमारा नुकसान है ना। तो हो सकता है एजेंट ऑलरेडी कोई काम कर रहा हो सकता है एजेंट कोई काम ना कर रहा हो। ये मेनली जो कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है वो नए प्रोडक्ट पे लगता है। एग्जाम्पल समझना, समझ में आएगा। जैसे पानी की बात करें तो पानी में देखो तो 2-3 बड़े प्लेयर हैं, जैसे बिस्लरी, पेप्सी वालों का है ना। और उसका आता है किसका, कोको कोला वाले का पानी आता है, उसका क्या नाम है, कोक वालों का पानी आता है एक किनले। ठीक है, तो कोको कोला वाले का आता है किनले है, और पेप्सी का आता है बिस्लरी। तो 2-3 थोड़े बड़े ब्रांड हैं। और आदमी सोचो कि अगर कस्टमर आया उसने कहा बिस्लरी का पानी दे दो, तो आपको बिस्लरी देनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको इफर्ट नहीं करने पड़े दुकानदार को। कस्टमर खुद चल के आ रहा है, वो क्या कह रहा है कि भैया एक बोतल बिस्लरी दे दो।
तो आपको उस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत ज्यादा इफर्ट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर खुद से चल के मांग रहा है। और एक कोई नया पानी रखा हुआ है, अब कस्टमर आया, अब हम बिस्लरी नहीं देना चाहते, उसको दूसरी बोतल देना चाहते हैं, सिसलरी की देना चाहते हैं, समझ लो। तो ऐसे में क्या होगा, उसको इफर्ट करने पड़ेंगे कि भाई ये भी पानी आया नया मार्केट में, बहुत अच्छा पानी है, हम खुद यूज करते हैं, दुनिया भर की कहानी बतानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि एक बार वो ट्राई करे, और ट्राई करेगा, अच्छा लगेगा तो हो सकता है अगली बार से ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसमें दुकानदार को इफर्ट करने पड़ते हैं। तो जब दुकानदार को ज्यादा इफर्ट करने पड़ते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट में वो अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता। तो सिस्लरी के जब आएंगे मैन्युफैक्चरर दुकानों दुकानों पे कि भैया हमारा पानी भी रखो, आप बिस्लरी का तो बेच लो, किनले बेच लो, हम भी नए मार्केट में आए तो हमारा पानी भी आप अपनी दुकान में रखिए, तो दुकानदार कहेगा भैया हम नहीं रखेंगे, फालतू पैसा फंसा दें। वो कस्टमर आ रहा कह रहा बिस्लरी का पानी लो, कस्टमर कह रहा किनले का पानी दो, तुम्हारा पानी तो कोई मांग भी नहीं रहा है। तो कहता है भाई परेशान ना हो, बिस्लरी वाले में तुम्हें बचता है 1 रुपए बोतल, हमारे पानी में बचेगा तुम्हें 3 रुपए बोतल। तो कहेगा अच्छा। अब उसके दिमाग में कुछ आया कि भाई चलो इसमें मार्जिन ज्यादा है, तो एक तो मार्जिन देना पड़ेगा उसको कि चलो तुम्हें कमीशन हम एक्स्ट्रा देंगे, बिस्लरी वाले तुम्हें इतना देते हैं, हम तुम्हें इतना देंगे, प्लस हमने कह दिया कि तुम्हारा पैसा भी नहीं लगेगा, हम 10 बोतल पानी भिजवाए दे रहे हैं, समझ रहे हो, 10 डिब्बे पानी क्या है, भिजवाए दे रहे हैं, उनको रखो और उनसे काम करो। कल ये 2 किताब रह गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, वो जो पेपर है वो यस को दे दो, पेपर तो भिजवा दिया। अच्छा भिजवा दिया, पहले ही भिजवा दिया, ठीक 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 ठीक। समझ पा रही पर बात को। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हैं, और इस तरीके से उनका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब नए प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा चलता है। अब इसकी गहराई को, अब चैप्टर समझ रहे हो कि चैप्टर की जरूरत क्या है, कैसे ऑपरेट होता है। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना। हाँ बेटा, अब इस एग्जाम्पल में समझना, जो ये मेन ओनर था इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और इसको क्या बोलते हैं, एजेंट। तो ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है, एक इंसान होता है प्रिंसिपल, एक इंसान होता है क्या, एजेंट। प्रिंसिपल को और टेक्निकल लैंग्वेज में कंसाइनर बोलते हैं, और एजेंट को और टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंसाइनी। तो प्रिंसिपल कौन होता है, ओनर ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल कौन होता है, जो गुड्स का ओनर रहता है, वो गुड्स को भेजता है किसको, एजेंट को, आगे बेचने के लिए, किसके बदले में, फॉर कंसिडरेशन ऑफ कमीशन। तो एजेंट का काम रहता है कि प्रिंसिपल के द्वारा प्राप्त हुए माल को आगे बेचना कमीशन के बदले में। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब डिटेल में और चलते हैं कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होता है। अब इसमें देखो पूरा सिस्टम कैसा है। सबसे पहले जो कंसाइनर है वो क्या करता है, गुड्स को सेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, माल भेजा जाएगा। अब माल भेजा जाएगा तो हवा में तो पहुंच नहीं जाएगा कानपुर या जहां भी भेजना है। माल भेजने के लिए क्या है कि मान लो रेलवे से माल भेज रहे हैं, तो पहली बात तो यहां से हम चारबाग रेलवे में माल लदवाएं, तो यहां से जो यहां अपना नियर बाई रेलवे स्टेशन है वहां तक माल हम पहुंचाएंगे, फिर वहां लाद देंगे, रेलवे वाले को पैसा दे देंगे, वो माल उतारेगा कानपुर रेलवे स्टेशन में। अब उसकी दुकान तो रेलवे स्टेशन के बगल में खुली हो सकता है 2 किलोमीटर दूर हो, 4 किलोमीटर दूर हो, तो वहां से सामान बोले जाएगा। तो यहां से यहां तक माल पहुंचने में कुछ खर्चे होंगे, कुछ लगेगा क्या आपका, फ्रेट, कैरेज, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस। पता का माल भारी है तो खुद ही थोड़ी चढ़ाओगे, एक दो लेबर रखोगे वो चढ़वाएंगे माल ट्रक पे या फिर ट्रेन पे, वहां उतारेंगे, फिर वहां से फिर चढ़ाएगा किसी रिक्शे पे पहुंचाएगा, फिर उतार उतार के लगवाओगे, तो पैसा खर्चा होगा। ये पैसे
कुछ पैसे ये भी खर्चा कर रहा होगा, कुछ पैसे जैसे यहां हमने लदवा दिया लखनऊ में तो हम पैसा दे रहे हैं, वहां उतरवाने का वो देगा, समझ रहे हो, फिर अपने ऑफिस तक ले जाने का, गोदाम तक ले जाने का वो पैसा देगा, लेकिन सारे पैसे सहेंगे हम ही। बहुत ही ध्यान से बात को समझना। जैसे फीस की पेमेंट आप देते हो हमें लाके, लेकिन सह कौन रहे? मम्मी पापा। तुम कहाँ कमा के ला रहे हो? तो दे भले तुम रहे हो, लेकिन पैसा तो मम्मी पापा का लग रहा। वैसे यहां पे है कि भले ये पेमेंट कर देंगे, 50 रुपए भाड़ा दे दिया, लेकिन वो 50 रुपए हमारे पैसे में काटेंगे, सहेंगे हम ही, बियर हम करेंगे। तो खर्चे चाहे ये करे और चाहे कौन करे, कंसाइनी। कौन बियर करता है खर्चे? सारे खर्चे कौन बियर करता है? कंसाइनर। प्रिंसिपल कौन होता? कंसाइनर बियर करता है। अनलेस अनलिन हमारा इनका कोई एग्रीमेंट हुआ हो जिसमें हमने कह दिया कि नहीं नहीं भाई, तुम्हारे खर्चे हम नहीं सहेंगे, तुम खर्चे करना। तो किसी सवाल में अगर ऐसा बोल देगा तब कंसाइनर अपने खर्चे सहेगा, कंसाइनी अपने खर्चे सहेगा। वरना जनरल एग्जाम्पशन क्या है कि सारे खर्चे कौन सहेगा? कंसाइनर सहेगा। तो पहले पहले सामान भेजा जाता है और सारे खर्चे कंसाइनर सहता है। अब जब सामान भेजा जाएगा तो पता कर रास्ते में पुलिस वाला गाड़ी रुकवा ली, वो कह रहा भैया किसका सामान है, कहाँ ले जा रहा हो, क्या सामान है, कि गत्ता खोल के दिखाओ, तो कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब सामान भेजा जाता है तो फिर एक पेपर वर्क किया जाता है, और इस पेपर को बोलते हैं हम लोग परफॉर्मा इनवाइस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवाइस। ये कंसाइनर बनाता है और सामान के साथ कंसाइनी को भेजता है। कौन बनाता है? कंसाइनर। सामान के साथ कंसाइनी को भेजता है, और इसमें रहती है गुड्स की डिटेल कि कितने गुड्स हैं, कितना इनका वेट है, किस टाइप के गुड्स हैं, कांच के हैं, प्लास्टिक के हैं, टूटने वाले हैं, नहीं टूटने वाले हैं, ये सारा वृत्तांत लिखा होता है। उन गुड्स की वैल्यू कितनी है ना, इस टाइप से परफॉर्मा इनवाइस बना के सबमिट किया जाता है कि रास्ते में अगर कोई पूछे उछे तो ये पेपर दिखा दें, उसको समझ में आ जाए कि भैया क्या गुड्स जा रहा है, कितने गुड्स हैं, कौन भेजने वाला है, मतलब कंसाइनर का नाम, किसको भेजा जा रहा है, कंसाइनी का नाम, कंसाइनर का पता, कंसाइनी का पता, सब लिखा होता है इसमें। ठीक है, तो पहले सामान के साथ ही जाएगा, फिर इनके पास क्या हो जाएगा, कंसाइनी के पास माल पहुंच जाएगा। ये कुछ खर्चे वर्चे करेंगे अपना सामान हम उतरवाने के, फिर गोदाम में अपने रख देंगे। रखने के बाद इनका काम क्या होगा, उस माल को बेचना, और बेचने के बाद एक हिसाब किताब का पीरियड सेट किया जाता है इसमें। जैसे हमने ऐसा भी हो सकता है कि हम कहते हैं भैया महीने महीने हिसाब होगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हफ्ते हफ्ते हिसाब होगा। हाँ, ये तो हम दोनों लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। बहुत बड़ा काम हो, हमने कहा डेली डेली शाम को हिसाब करना पड़ेगा, शाम को बताओ उनको, रिपोर्ट करो कितना बेचो कितना नहीं बेचो। तो हिसाब किताब का एक प्रॉपर टाइम होता है, पीरियोडिक समय होता है, और उस पीरियोडिक समय में हिसाब किताब किया जाता है। तो मान लो हमारा इनका एग्रीमेंट था कि हम लोग मंथली हिसाब किताब करेंगे, है ना। तो मंथ के एंड में क्या करते हैं, एक ये भी स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका नाम रहता है अकाउंट सेल। क्या रहता है नाम? अकाउंट सेल। एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कौन बनाएगा ये डॉक्यूमेंट? कंसाइनी। ये कौन बना रहा था? कंसाइनर। किसको भेज रहा था? कंसाइनी को। ये कौन बनाता है? कंसाइनी बनाएगा। और किसको भेजेगा? कब? हर पीरियड के एंड में। मंथली है तो मंथली बनाएगा, ईयरली होगा ईयरली बनाएगा। ये प्रपत्र कब भेजा जाता है? जब जब सामान भेजा जाएगा तब तब भेजा जाएगा। एक साल 50 बार माल गया तो ये 50 बार बनेगा, जबकि ये मंथली अगर है तो 12 बार बनेगा। समझ लो, हाफ ईयरली होता 2 बार बनता, क्वार्टरली होता 4 बार बनता, है ना। तो ये पीरियड एंड होने बनाता है। इसमें लिखा जाता है कि जो माल आपने भेजा था उसमें से कितना माल बच गया है, कितना माल बिक गया है, कितना माल जल गया है। समझ लो, कितना माल क्या हो गया, लॉस हो गया है, कितने रुपए की दुकानदारी हुई, उसमें हमारा कमीशन कितना है चला गया, कितने हमने जो आपने कहे थे खर्चे वो माइनस करने के बाद रिमेनिंग पेमेंट इनको भेज देता है। तो ये तरीका होता है। तो यहां तक समझ गया आई थिंक आप लोग। चलिए अब आप किताब से दिखा देते हैं, पहले जितनी बातें बताई गई हैं वो एक बार यहां से दिखा देते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आगे भी चलेगा। ये मान के चलो कि अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर हैं उनकी जो हर चैप्टर की पहली क्लास होगी वो थ्योरेटिकल क्लास होगी, और वो जितने अच्छे से समझोगे उसके सवाल, उसके जितने भी एमसीक्यू रहेंगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। परफॉर्मा इनवाइस अभी आ रहा है, यहाँ लिखवा दे रहे हैं कुछ, तो अभी सब कराए दे रहे हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट लिखा, तो उसमें लिखा होलसेलर और मैन्युफैक्चरर फाइंड इट क्वाइट
कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल टू सेल गुड्स थ्रू एन एजेंट एट होम एंड अब्रॉड। होम का मतलब देश के अंदर, अब्रॉड का मतलब विदेश में, तो एजेंट विदेश में बनाए जा सकते हैं। तो मोड इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल when the entity want to expand its market but does not want to incur substantial call to build up own retail facility। तो कहना है कि हम व्यापार तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए सही तरीका होता है। एजेंट गुड्स को सेल करता है किसके बिहाफ पे? सेलर के बिहाफ पे, सेंडर ऑफ गुड्स के बिहाफ पे। और क्या चार्ज करता है बेटा? कमीशन। वही सब लिखा हुआ है। नॉलेज ऑफ एजेंट रिगार्डिंग द लोकल कंडीशन प्रूव क्वाइट यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द सेल। अब एजेंट की नॉलेज काम करती है। अब मान लो एजेंट कोई ऐसा है जो ऑलरेडी कपड़े वपड़े में ही डील करता है, तो वो ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा। और एक एजेंट है कि कुछ नहीं काम धंधा करता था, नल्ला घूम रहा था, कोई दुकानदारी की भी नॉलेज नहीं उसको, तो उसको अगर एजेंट बनाएंगे तो कम अच्छा सेल करके दे पाएगा। ये कॉमन सेंस है भाई। एक व्यापार से जुड़ा हुआ है और प्लस कपड़े वाले ही व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा एजेंट वाला जो काम है वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, रेदर देन एक फ्रेश हमने एजेंट हायर कर लिया है ना। तो वो बात तो कॉमन सेंस वाली है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो गुड्स को सेंड करता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? कंसाइनर या फिर प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ है कि पर्सन हु सेल द गुड्स, सेंड द गुड्स इज कॉल्ड क्या? कंसाइनर या प्रिंसिपल। और जिसको गुड्स भेजे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसाइनी या एजेंट। ठीक है। और इस शिपमेंट को, सामान भेजने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट भेजते हैं। जो क्या बोलते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट भेजते हैं। अब इसमें जो ओनर ऑफ गुड्स रहेगा, कंसाइनर रहेगा, वो कंसाइनी को क्या पे करेगा? कमीशन पे करता है। ठीक है, उसको क्या पे करते हैं हम लोग? कमीशन पे करते हैं। और उसके बारे में यहां देखो लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट में दो पार्टी होती है। एक पार्टी कौन सी हो गई? कंसाइनर। एक पार्टी होगी कंसाइनी। कंसाइनर किसको कहते हैं? जो गुड्स सेंड करता है। कंसाइनी किसको बोलते हैं? जिसको गुड्स भेजे जाते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में देखो अर्थ लिखा है। कंसाइनर क्या होता है? इट इज द पार्टी हु सेंड द गुड्स टू एजेंट। और कंसाइनी का मतलब क्या लिखा है? इट इज द पार्टी टू होम गुड्स आर सेंड। ठीक है, तो जिसको गुड्स भेजे जाते हैं कंसाइनी कहा जाता है, जो गुड्स को भेजता है उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। पर यहां एक डिफरेंस लिखा हुआ है कि कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है? बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं। छोटो देखो, जब हम कंसाइनमेंट में माल भेजते हैं, बहुत ध्यान से बात को समझना, हमने अपने एजेंट को माल भेजा, तो फिर गुड्स भले उसके पास पहुंच गए हैं, पोजीशन उसके पास आ गई है, लेकिन ओनर तो गुड्स का कौन है? जबकि किसी को जब माल बेचते हो तो तुरंत ही इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, जबकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, सेल में जो आपका दो पार्टी होती है, उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, जबकि कंसाइनमेंट में एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप उसमें बायर सेलर का होता है, उसमें कंसाइनर का होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, रिस्क ऑफ लॉस। अब माल भले कंसाइनी के पास है, लेकिन अगर उसकी दुकान में आग लग गई, कोई टूट फूट हो गई, चोरी पोरी हो गई, तो मालिक कौन है? मैं। हमें उस लॉस को सहेंगे। जबकि दुकानदारी में एक बार तुमने माल बेच दिया, फिर उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने। कंपनी ने गारंटी दी होगी तो कंपनी देखेगी, हम थोड़ी ना देखेंगे। अब मान लो आज मैं कल जिसने फोन लेके आया हूं, आईफोन लिया है, तो आईफोन में कुछ खराब हो जाए, तो जहां से हम लेके आए वो थोड़ी यूनिकॉर्न थोड़ी देखेगा उसको, कहेगा भाई आईफोन दिया था आपको, 1 साल का वो मिला है, वारंटी मिली, आप जो आईफोन में जाके क्लेम करो जाके। तो दुकानदार या एजेंट का कोई रोल नहीं होता। कंपनी वारंटी दे रही तो कंपनी देखेगी उसको। हमने एक बार माल बेच दिया, ओनर से ट्रांसफर हो गई, तो जो ओनर है उसी का रिस्क होता है। ठीक है, और रिस्क कवर करने के लिए आदमी नॉर्मल गुड्स में क्या ले लेता है? क्लेम ले लेता है, इंश्योरेंस करा लेता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर कंसाइनमेंट है तो माल भले कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन रिस्क किसका है? कंसाइनर का ही है। लेकिन प्रैक्टिकली जब माल बेच रहे होते हैं तो रिस्क तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाती है। अब समझो, सेल में सेल करने के बाद फर्दर जो खर्चे होते हैं वो बायर खुद सहता है। कुछ सामान खराब हो जाए या कुछ और अच्छा करवाना चाहे, अब तुमने कार खरीद ली, कार में तुम वहां बुफर लगवाना चाह रहे हो, एलआई व्हील्स लगवाना चाह रहे हो, कुछ डिजाइनिंग बनवाना चाह रहे हो, कुछ म्यूजिक सिस्टम चेंज कराना चाह रहे हो, तो कार कंपनी थोड़ी देखेगी ना, ओनर देखेगा। जिसने खरीद लिया कार को वो देखेगा।
तो सेल करने के बाद जो खर्चे होते हैं वो बायर खुद सहता है, जबकि कंसाइनमेंट में हमने बताया था कि सारे खर्चे कौन सहेगा, कंसाइनर ही सहेगा। तो ये डिफरेंस होता है। सेल करते समय इनवाइस बना के दी जाती है कस्टमर को, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बिल बोलते हैं, लेकिन हम लोग अब टेक्निकल आदमी हो गए हैं, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉमर्स के बंदे, तो हम लोग जनरल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भैया बिल दे दो, उसको टेक्निकल में क्या बोलते हैं, इनवाइस बोलते हैं। तो जब आप सेल करते हो तो क्या रेस होती है, इनवाइस बनाई जाती है, जबकि जब कंसाइनर में माल भेजा जाता है तो क्या बनाया जाता है, प्रोफार्मा इनवाइस बनाई जाती है। ये डिफरेंसेस है। फिर जब हम माल बेचते हैं तो कोई कमीशन नहीं पे करते हैं, जबकि हम कंसाइनर में जब माल भेजते हैं तो बेचने पे कंसाइनर क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। तो ये सब डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो। अब कंसाइनमेंट में क्या ऑपरेटिंग साइकिल लगता है, तो बताया था कि सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है, माल भेजता है। जब माल भेजेगा तो कुछ खर्चे भी करेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। कंसाइनी क्या करेगा, कुछ माल पैसे भी खर्च करेगा। इसके बाद देखो, जरूरी नहीं है, देखो अगर एजेंट जान पहचान का होता है तो कोई एडवांस नहीं लिया जाता, लेकिन एजेंट अगर कोई नया होता है तो कहते हैं भाई तुम्हें हम देखो 1 लाख की साड़ियां भेज रहे हैं, तो थोड़ा पैसा तो तुम लगाओ, नहीं 1 लाख लगा सकते, 20,000 एडवांस दो, कम से कम हमें तो तसल्ली हो कि हाँ तुम माल बेचोगे ही बेचोगे। तुम्हारा थोड़ा पैसा फंसा रहेगा 15-20 हजार, तो आदमी इफर्ट लगाएगा माल बेचने में। तो कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस की डिमांड करता है, एडवांस लेने के बाद तभी सामान भेजता है। लेकिन हर सवाल में ऐसा जरूरी नहीं कि होबे करे, तो एडवांस ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। तो अगर एडवांस लेने वाली बात होगी तो ये क्या लिखा है, कंसाइनी मे वर्ड का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं, कैन वर्ड होता है, एक मे होता है। कैन में सकता ही सकता है, मे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शायद हो सकता है, तो शायद क्या वर्ड आता है, तो मे उसीलिए लिखा गया है। कंसाइनी मे पे सम एडवांस, और एडवांस कभी कभी नहीं दे पाता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो बातें हो जाएंगी। इसके बाद कंसाइनी भी रिसीव करेगा गुड्स को और उसको सेल करेगा, तब तक भी उसके कुछ खर्चे वर्चे होंगे। फिर कंसाइनी रिकॉर्ड मेंटेन करता है कितनी नगद सेल हुई और कितनी उधार सेल हुई। फिर इसकी एक समरी बना के भेजता है, उस समरी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंट सेल। कंसाइनी कंसाइनर को कमीशन देता है, ठीक है। कमीशन प्रैक्टिकली देता नहीं है, कंसाइनी के पास खुद ही तुम्हारा पैसा है सेल करने वाला, तो कमीशन सीधा वो काट ही लेता है। पेमेंट तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कमीशन भेजेंगे अलग से, हमारा पैसा सेल का है ही तुम्हारे पास, अपने कमीशन काट लो, जो तुमने खर्चे किए हो वो काट लो, क्योंकि हमें सहना था, वो खर्च तुमने अपनी जेब से कर दिया। तो अपने जो खर्चे करता है वो भी काट लेता है, और जो उसका कमीशन बनता है वो भी काट लेता है, रिमेनिंग पैसा हमको भेज देता है। तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है, कंसाइनी रेमिट कर देता है कंसाइनर को आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। कमीशन या फिर एडवांस दिया होगा वो भी काटेगा। तो मान लो 1 लाख की साड़ी दी थी, 1 लाख की साड़ी बेच डाली, तो कहेगा नहीं 20,000 एडवांस दिए थे वो काटो, हमारा कमीशन बना वो काटो, जो हमने खर्चे किए वो काटो, रिमेनिंग अमाउंट हमको क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। तो ये प्रोसीजर होता है, इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। समझ में आ गई बातें। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, एक और खेल आएगा बहुत तगड़ा वाला, जो आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन हल्का हल्का मीनिंग समझ लेते हैं। जब गुड्स सेंड किए जाते हैं किसको, सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहे हैं हम, जब गुड्स सेंड करते हैं किसको, कंसाइनी को, तो कभी कभी हम कॉस्ट प्राइस पे भेजते हैं और कभी कभी किस पे भेजते हैं हम लोग, इनवाइस प्राइस पे भेजते हैं, ठीक है। जब गुड्स सेंड किए जाते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो गया एट कॉस्ट प्राइस और एक हो गया क्या हमारा, एट इनवाइस प्राइस। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता खरीद दाम, किस रेट में हमने साड़ियां खरीदी थी। तो साड़ी मान लो हम खरीदते हैं 800 रुपए में, 800 रुपए पर साड़ी, लेकिन जब हमने प्रोफार्मा इनवाइस बना के दिया तो उसमें साड़ी का लिखा हमने 1100 रुपए की साड़ी। तो अगर प्रोफार्मा इनवाइस तुम 800 का ही बना रहे हो, मतलब कॉस्ट पे ही बना रहे होगे, तो कहा जाता है कि साड़ियां हम कॉस्ट पे भेज रहे हैं, और कॉस्ट से ज्यादा बना रहे होगे तो उसको बोलते हैं इनवाइस प्राइस पे भेजते हैं। ऐसा करता क्यों है वो समझो। जब हमें गुड्स का जो खरीद दाम है वो नहीं बताना होता है किसको, कंसाइनी को। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा बिजनेस के बारे में समझे कि हम कितने में खरीदते हैं, कितने में। बेचने वाला प्राइस तो उसको पता होगा, क्योंकि बेच तो वही रहा है ना, तो वो प्राइस तो बताना पड़ेगा कि भाई 1500 को बेचना है, लेकिन खरीद दाम नहीं बताना चाहते कि हम कितने में खरीद के लाते हैं। तो ऐसे में
वो एक नए प्राइस पे सामान को देता है, उसको क्या बोलते हैं, इनवाइस प्राइस। यूजुअली ये सेलिंग प्राइस से छोटा होता है और कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो एक नया प्राइस बना दिया गया बेवकूफ बनाने के लिए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनवाइस प्राइस। अब उसको तो 1100 का डाल के दे रहे हैं तो उसको लगता है कि सर 1100 का खरीदते हैं, जबकि सर कितने खरीदते हैं, 800। तो जब किसी गुड्स में एक्स्ट्रा मार्जिन होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होते हैं, तो ऐसे में अपने व्यापार की नॉलेज हम नहीं देना चाहते अपने एजेंट को, क्योंकि एजेंट अगर जान गया कि हम 800 की खरीदते हैं और 1500 के बेचते हैं तो कहेगा बड़ा मार्जिन है, दिमाग लगाएगा, सोचेगा कहां से खरीदते हैं, वहीं से खरीद के लाके बेचेगा फिर सीधा सीधा। हम्म। हाँ हाँ, बता रहे हैं हम तुम्हें, वो भी बता रहे हैं। पहली बात तो अरे हम बता रहे हैं तुम्हें, वो भी बता रहे हैं, पहले जो हम बता रहे हैं वो समझो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फिर सारे डाउट लेते हैं। हम अपनी कॉस्ट के बारे में नहीं बताना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते उसके सामने कॉस्ट। रीजन हमारा ये है कि अगर कॉस्ट की जानकारी उसको लग गई तो हो सकता है थोड़े दिन तक तो एजेंट के रूप में हमारे साथ काम करे, उसके बाद क्या कहेगा कि भैया हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, हम खुद ही अपनी साड़ी की दुकान खोल रहे हैं। और ऐसे करके सारे एजेंट जो रहेंगे फिर हम नया एजेंट ढूंढे, समझ लो। तो वो एजेंट थोड़े दिन तो काम करेगा एजेंट का, उसके बाद काम से मना कर देगा, कहेगा हम अपना काम ना कर ले पर्सनली, 800 के लाए 1500 के बेचे 700 सीधा अंदर करेंगे, और ऐसे हमें कमीशन देते हो आप 100 रुपए का साड़ी में। किसी को ज्यादा प्रॉफिट देखेगा तो ऐसा करेगा ना। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इनवाइस प्राइस पे गुड्स को सेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये नोट में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो ये नोट, क्या लिखा हुआ है नोट, जरा पढ़ो। Sometime consignor makes goods at price higher than cost to the consignee, gets no knowledge of the real cost of goods which is confidential for the consigner। तो हम कॉस्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, इसलिए हम कॉस्ट पे ना भेज के किस पे भेजते हैं, ज्यादा पे भेजते हैं, और ज्यादा वाले प्राइस को क्या कहते हैं हम लोग, इनवाइस प्राइस कहते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे सवाल ले रहे हैं, चिंता मत करो, बस 2 मिनट टाइम दो। इसके बाद दो तरीके के डॉक्यूमेंट बनते हैं कंसाइनमेंट में, एक क्या बनता है, परफॉर्मा इनवाइस, और एक क्या बनता है, अकाउंट सेल। एक बनता है परफॉर्मा इनवाइस और एक क्या बनता है आपका, अकाउंट सेल बनता है। ठीक है, परफॉर्मा इनवाइस बताया था कि कंसाइनर बनाता है, और जब माल भेजता है तो उसके साथ उसको लगा के अटैच करके भेजता है। परफॉर्मा इनवाइस में गुड्स के कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर है, कितना वेट है, और अदर रिलेटेड मटेरियल ऑफ गुड्स भेजा जाता है ना, उसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है ना, तो ये सारी डिटेल होती हैं। और देखो परफॉर्मा इनवाइस का भी एक देखो यहाँ परफॉर्मा बना के आपको दिखाया जा रहा है। एबीसी टॉय मर्चेंट है ना, और ये गुड्स को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो कंसाइनर अपना नाम ऊपर डालता है, परफॉर्मा इनवाइस लिखता है, किसको भेजा जा रहा है वो यहाँ लिखता है, कंसाइनी कौन है उसकी डिटेल, क्या गुड्स भेजे जा रहे हैं, कितने रुपए की वैल्यू में भेजे जा रहे हैं वो लिखता है, कितना उसमें खर्च कर रहे हैं, एकिंग पैकिंग प्रो कैरिज प्राइस का वो लिखा जाता है। फिर जो भेज रहा है कंसाइनर, अब कंसाइनर देखो यहाँ क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में तो कई पार्टनर होते हैं, तो कोई भी पार्टनर अपने सिग्नेचर मार देगा, है ना, तो ऐसा करके अपना भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, देखो गुवाहाटी भेजा जा रहा है, वो कंसाइनर कहाँ का है, अहमदाबाद का है। तो इस तरीके से परफॉर्मा इनवाइस तैयार होता है, तो एक परफॉर्मा बना के भी यहाँ दिखाया गया है जिससे आदमी समझ पाए। फिर अकाउंट सेल क्या होती है, एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट होता है, जो कौन प्रिपेयर करता है, अभी बताया था, कंसाइनी प्रिपेयर करता है, किसको भेजता है, कंसाइनर को भेजता है। और इसमें माल की डिटेल रहती है, कितना माल बिका, नगद बिका, कितना उधार बिका, कितना उसका कमीशन हुआ, कितने उसने खर्चे किए हैं, कितना माल डिस्ट्रॉय हो गया है ट्रांजिट में, कितना माल डिस्ट्रॉय हो गया कहाँ, गोडाउन में। इसके बारे में भी समझेंगे कैसे कैसे माल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका क्या काम करना होता है। और एक उसका भी फॉर्मेट यहाँ बना के दिखाया गया है कि इतनी वॉच बिक गई इस रेट में, इतनी वॉच इस रेट में बिक गई हैं, ये सब उसके खर्चे हुए हैं, टोटल इसका पैसा कितना बना है, मतलब सेल तो किया 2,79,000 की ना, और खर्चे वर्चे और कमीशन माइनस कर दिया 19,500, तो कितना पैसा बचा, 2,59,500। इसमें से 1 लाख एडवांस दे चुका था, तो कितना पैसा बचा, 1,59,500। अब 1,59,500 में इस अकाउंट सेल के साथ 1 लाख भेज रहा है, भाई 1 लाख रख लो, 59,500 बाद में और देंगे। तो जरूरी नहीं कि इंड में सारा हिसाब किताब सेट कर दे, हो सकता है 10-20 हजार ना हो तो बचा ले, अगली बार भैया जोड़ के देंगे, तो 59,500 अगली बार जोड़ करके ऐड करके लेंगे। तो हिसाब किताब चलता है। अब और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन एंटरटेन करते हैं सारे, या क्वेश्चन चलो पूछ लो, तुम्हारा क्या आया क्वेश्चन दिमाग में, क्या रहा।
नहीं, भेज किस प्राइस पे रहे हैं वो अलग होता है, बेचना आपको किस दाम में है वो बता दिया जाता है। ठीक है, वैसे भी सर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कंसाइनर जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा बता रहा है, तो सर क्वालिटी जो है सर की मान लीजिए जो भी है तो वो इतना प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते कि कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। नहीं बेटा, ये जो इनवाइस बना रहे हैं वो हम ये थोड़ी ना उसको दुकानदारी वाला प्राइस बता रहे हैं। इनवाइस जो परफॉर्मा इनवाइस बना रहे हैं वो तो हमें बता रहे हैं कि गुड्स की वैल्यू ये है, बेचना किस प्राइस पे है वो प्राइस उसको अलग से बताएंगे। जरूरी नहीं कि हम मान लो सामान 1100 पे भेज रहे हैं तो उसको 1100 में बेचना है, ये नहीं बोल रहे हैं हम। भेज रहे कह रहे हैं कि भाई 1100 का है ये साड़ी, जबकि रियल में कितने की थी, समझ लो, रियल में 800 की है लेकिन हम बता कितने की रहे, 1100 की, बेचना कितने की, 1500 की, तो उसको लगेगा कि अच्छा 1100 की आती 1500 की बिकती, जबकि रियलिटी में 800 की आती और 1500 की बिकती। समझ लो मेरी बात को, कमीशन तो जिस प्राइस पे बेचेगा उस प्राइस पे मिलेगा, 1500 में बेच रहा है तो कमीशन 1500 के हिसाब से देंगे, बस अपना खरीद दाम उसको सामने हम नहीं रखना चाहते थे। अब जब इसको कमीशन दिया जाता है तो कमीशन होते हैं बेटा 3 टाइप के, ठीक है, जो कमीशन देते हैं हम लोग किसको, कंसाइनी को, एक कमीशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है, एक क्या होता है आपका ऑर्डिनरी कमीशन, या फिर इसको सिंपल कमीशन या नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं, चाहे सिंपल कमीशन बोले ऑर्डिनरी कमीशन बोले, ठीक है, नॉर्मल कमीशन बोले, एक ही बात। तो एक हो गया साधारण कमीशन, एक दूसरा हो जाता है डेल क्रेडर कमीशन, दूसरा कौन सा हो जाता है, डेल क्रेडर कमीशन, और तीसरा हो जाता है स्पेशल कमीशन। इस स्पेशल कमीशन को हम लोग ओवर राइडिंग कमीशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको ओवर राइडिंग कमीशन भी कहा जाता है। तो देखो, एक हो गया सिंपल, एक हो गया स्पेशल, और एक क्या हो गया आपका ओवर राइडिंग कमीशन। इन तीनों के बारे में समझना है। देखो, कोई भी कंसाइनमेंट का सवाल होगा या एक्चुअली में जब कंसाइनमेंट होता है तो ये कमीशन तो दिया ही जाता है, इसके बिना तो कंसाइनमेंट का काम ही नहीं हो पाएगा, ये कमीशन तो देना ही देना है हर हाल में। ये दोनों कमीशन या दोनों में से कोई भी कमीशन कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए मिलता है, ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे ये वाला कमीशन, ये वाला कमीशन हम तब देते हैं कंसाइनी को जब कंसाइनी उधार माल बेचने के पैसे कलेक्शन करने की जिम्मेदारी ले लेता है कि भैया हम आपका माल उधार बेच भी देंगे और पैसा भी कलेक्ट करके आप तक पहुंचा देंगे। समझ लो, क्योंकि उसका काम बेचना होता है, उधार बेचेगा तो पता का पैसा ब्लॉक हो गया तो मर गया हमारा पैसा। तो दो काम दिए जाते हैं कि एक तो तुमको उधारी का पैसा तुम्हें कलेक्ट करना है, और दूसरा अगर कोई पैसा मर गया मतलब बैड डेट्स हो गए तो वो हम नहीं सहेंगे, तुम सहना। अगर इतनी जिम्मेदारी वो और ले लेता है तो उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल क्रेडर कमीशन। क्या बताया हमने, किस लिए दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेयरिंग बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी उसको बेयर करने पड़ेंगे अगर हो गए तो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाएगी कि भैया उसको पैसा कलेक्ट करके देना है। हो गया, हाँ, बस एक सेकंड डालना, यहाँ पढ़ाने लगे थे भूल गए। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, चलो आने दो तुम, ठीक है, आने दो, हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है, आने दो, डालने का भी कोई मैसेज नहीं ना, मतलब नहीं निकला, चलो आने दो, ठीक है। हाँ बेटा, तीसरा कमीशन सुन लो फिर अभी लिख लेंगे। ये वाला कमीशन समझ गया क्या होता है, आओ अच्छा ये दोनों पहले पढ़ ही लो, ये दोनों पढ़ो, ऑर्डिनरी वाला पढ़ो, डेल ग्रेडर पढ़ो, फिर तीसरा समझा देते हैं।
दूसरे वाले में टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स इंक्लूडेड होती है या नहीं? बता रहे हाँ बेटा, आपने क्या पूछा? सेकंड वाले में टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स इंक्लूडेड नहीं होती? इंक्लूडेड रहेंगी। नहीं। रहेंगी। कह रहा है ये कमीशन भी टोटल सेल पे निकाला जाता है, उधार वाली सेल पे नहीं। जब सवाल लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि पता लगा बिल क्रेडिट कमीशन हम केवल उधार वाली सेल पे निकालें, कमीशन पूरी सेल पे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मतलब सवाल लगाने के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तब काम में आएगा। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं किस लिए दिया जा रहा है मेनली। तीसरा क्या है बेटा? ओवर राइडिंग या स्पेशल कमीशन। ये जान तो कब दिया जाता है? जब गुड्स को आप एक्स्ट्रा दाम पे बेचो। जैसे बहुत ध्यान से बात को समझना, हमने इसको साड़ी भेजी थी और उसमें क्या बताया था कि एक साड़ी कितने की है? 1100। साड़ी की वर्थ बता रहे कि 1100 रुपए की है भैया साड़ी। हमने कहा अब उसमें एमआरपी जानते हो कितनी पड़ी हुई है? 2000 रुपए। और हमने कितने में कहा था साड़ी बेचना है? 1500 में। तो कह रहा है कि सर हमारे पास कुछ प्रीमियम कस्टमर भी आ जाते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे कस्टमर भी आ जाते हैं, तो उनको साड़ी हम 1600 में बेच सकते हैं, 1800 में बेच सकते हैं, 2000 तक भी बेच सकते हैं। लेकिन आपने मना कर रखा है। आपने क्या कहा है कि साड़ी कितने में बेचना है, तो इसलिए हम 1500 के बेच रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, 1500 में तो तुम्हारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1500 रुपए है, तो साड़ी 1500 से तो नीचे नहीं बेचनी तुमको। लेकिन अगर तुमने 1500 से ऊपर साड़ी बेची, तो जो ये ऊपर वाला पैसा होगा, मतलब 1600 में बेची तो 100 रुपए ऊपर जो निकला, 1800 में बेची जो 300 रुपए ऊपर के निकले, 2000 के बेची जो 500 रुपए ऊपर के निकले, इस ऊपर वाले पैसे पे तुमको अलग से कमीशन देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है हमारा। कभी कभी साड़ी का दाम लेकर रहता है 900, कस्टमर अफोर्ड 5000 कर सकता है, 900 का टैग हटा के उसको 5000 की सारी साड़ी कस्टमर खरीदता है। उसके बाद नहीं वो ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ जो ऊपरी पैसा वो कमा रहा है एजेंट, वो एजेंट अपने पास भी रख सकते हैं कमीशन। वो उसके बारे में बात करेंगे, अभी पहले समझ तो लें, ठीक है, फिर ड्रॉबैक लूप होल्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो ये कमीशन होता है पूरी सेल पे नहीं निकाला जाएगा, किस पे निकाला जाएगा? इस पैसे को हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग सेल। क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग सेल। तो इस ओवर राइडिंग सेल के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो मान लो साड़ी 1600 की बिक रही है, तो ये कमीशन 1600 पे ही निकलेगा, ये कमीशन भी 1600 पे निकलेगा, लेकिन ये कमीशन किस पे निकलेगा? 100 रुपए पे। ठीक है, ये टोटल सेल पे कैलकुलेट होता है, ये भी किस पे कैलकुलेट होता है? टोटल सेल पे। लेकिन ये किस पे कैलकुलेट होता है? ओवर राइडिंग वाली सेल पे, मतलब जिस प्राइस पे बोला गया उससे जो ऊपर वाला पैसा होगा। इस कमीशन का रेट भी हाई रहता है, 25%, 30% ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो तो फ्री का पैसा है ना। अगर आधा भी इनको दे दें, 100 रुपए के एक्स्ट्रा बेचें, 50 ही रख लें, 50 हमको बच दे, तब भी 50 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 1500 में तो मुनाफा ही है अपना। अगर 1600 में बेचा तो 100 रुपए तो फालतू ही गए हैं, इसमें तो हम 50% भी कमीशन ऑफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इनका जो पॉइंट है कि एक्स्ट्रा में उसने साड़ी बेची और तुमको ना बताए कि एक्स्ट्रा में बेची है, इनका ये शायद पॉइंट है। क्यों अक्षत? तो हो सकता है ऐसा कि एक्स्ट्रा में वो बेचे हो, तुमको ना बताए, तो ऐसे हालात में तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स में क्या रहता है? वारंटी रहती है, वारंटी सब बिल से अटैच होगी। समझ रहे हो? तो इन सब मामलों में, और वैसे बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होते हैं बी टू बी, क्योंकि एजेंट भी दुकानदार है और हम भी क्या है? मैन्युफैक्चरर या दुकानदार है। तो बी टू बी ऐसे छुपाने वाले काम बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको ही पता है कि अगर सर को पता चल गया किसी दिन, तो हमसे क्या करेंगे? साड़ियाँ मंगा लेंगे और हमको एजेंट से हटा देंगे। भाई ये तो छोटा बात हो गई, वरना कंपनियां जब देती हैं एजेंट किसी को बनाती हैं तो ऑथोराइज डीलर बनाती हैं।
और जहां पता चल गया कंपनी को धोखा दे रहे हो, कंपनी क्या कहेगी, डीलरशिप तुम्हारी गई, अब दूसरे आदमी को दे देंगे। तो आदमी डरता है, कहता है भाई अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो वहां तो काम धंधा रुक जाएगा। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसा काम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कर सकते हैं, और करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब पता लगे तो उनको लतिया सकते हो, पैसा वसूल सकते हो, यही सब हो सकता है, समझ रहे हो। बाकी छुपाने को छुपा ले जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लीगल एक्शन अपना लो। तो लीगल एक्शन कैसे लिया जाता है, उसके लिए सबके लॉ पढ़ाई जा रही, वो सब पढ़ोगे वहां कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैटर होता है। तो इस कमीशन के बारे में भी आपको हमने बता दिया कि ओवर राइडिंग कमीशन किस तरीके से प्ले होता है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, तो आगे कहानी समझ में आएगी आपको। अब जब माल भेजा जाता है तो माल में दो तरीके के लॉस हो सकते हैं। दो तरीके क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। जो लॉस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, और एक होता है क्या, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस जिसको रोका नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस। और जो लॉस रुक सकता था लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जैसे हो गया एग्जांपल, एक बाल्टी में पानी लेके आ रहे हो, खुली बाल्टी है तो हल्का फुल्का छलकेगा ही छलकेगा, कोई भी लेके आए, वो नॉर्मल लॉस। अब रास्ते में आ रहे थे, कहीं लड़ गए, आधी बाल्टी पानी उछल के हुआ, वो है एबनॉर्मल लॉस। आपके हाथ से बाल्टी जल्दी छूट गई, पूरा पानी बह गया, एबनॉर्मल लॉस। तो जो आपकी गलती की वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। और जो नेचुरली है कि भाई लिक्विड है तो हल्का फुल्का छलकेगा ही छलकेगा, कोई गैस वैस होगी थोड़ी बहुत, पेट्रोल वगैरह का बिजनेस थोड़ा बहुत उड़ेगा उड़ेगा, कांच आंच का आइटम है तो दो चार टूटेंगे ही टूटेंगे, तो ये नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, अब जो अब नॉर्मल लॉस होते हैं वही इन सवालों में दे रखे होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस जो होते हैं वही सवालों में, ज्यादातर सवालों में वही दे, हो तो ये भी सकता है लेकिन ज्यादातर सवालों में आपको ये मिलेगा। अब नॉर्मल लॉस फिर दो तरीके के होते हैं। एक होता है लॉस इन ट्रांजिट, एक क्या है, लॉस इन ट्रांजिट, और एक है लॉस इन गोडाउन, गोडाउन। ठीक है, एक हो गया क्या, लॉस इन ट्रांजिट, और एक क्या हो गया बेटा, लॉस इन गोडाउन। लॉस इन ट्रांजिट और दूसरा क्या हो गया, लॉस इन गोडाउन। तो लॉस इन ट्रांजिट का मतलब है कि रास्ते में नुकसान हुआ, जब माल ने बाहर भेजा, उसके पास पहुंचा, ट्रेन इन में कुछ हो गया। ठीक है, गोडाउन का माल है कि माल पहले पहुंचा है फिर उसके गोदाम में नुकसान हुआ है। तो इसको अलग तरीके से अकाउंट्स बनाते समय हैंडल करते हैं, और इसको अलग तरीके से अकाउंट्स बनाते समय हैंडल करते हैं। तो अकाउंटिंग में सीखेंगे हम लोग, जब सवाल लगाएंगे तब सीखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है, और प्लस इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो टाइप के लॉस समझ गए कि एक हो जाता है भाई नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक हो गया लॉस इन ट्रांजिट, और एक क्या हो गया आपका, लॉस इन गोदाम, लॉस इन गोडाउन। तो यहां तक बेटा क्लियर हो गया होगा। आगे बताते हैं आपको। अब इसमें समझना कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या समझना है कि अकाउंट्स भाई साहब कौन कौन से बनते हैं इसके अंदर। तो इधर देखो बेटा, बोर्ड पे दो पार्टी हो गई। एक पार्टी हो गई कंसाइनर, और एक पार्टी हो गई क्या हमारी, कंसाइनी। तो जो कंसाइनर की बुक्स होती हैं इसके यहाँ चार पांच अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, एक क्या बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है जिससे हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाए
कि इस कंसाइनमेंट पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है। तो ये कंसाइनर बनाता है अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कि भाई ये एजेंट एजेंट रखने में कुछ फायदा भी हो रहा है कि साला घाटा हुआ जा रहा है। दूसरा, एक बनता है कंसाइनी अकाउंट, हिसाब किताब निकालने के लिए कि कितना पैसा इसने एडवांस दिया था, कितना सामान भेजा, कितने खर्चे हो गए, कितना कमीशन हो गया, कितना इसने दिया है अभी, कितना भी और बाद में देगा। तो हिसाब किताब करने के लिए क्या बनाया जाता है, कंसाइनी अकाउंट, जिससे हमें पता चलता है कि कंसाइनी से अभी भी कितना पैसा लेना बाकी है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी निकालने के लिए बनाया जाता है। तीसरा एक और बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एक बनता है डेटर अकाउंट, एक बनता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो यही अकाउंट के बारे में देखो यहां लिखा हुआ है कि एक बनता है क्या अपना, पढ़ो जरा ये पांचों, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, कंसाइनी अकाउंट बनता है अमाउंट ड्यू निकालने के लिए। अब ये जो ये वाला अकाउंट है और ये वाला अकाउंट है, ये तभी आप समझ पाओगे जब हम इनवाइस प्राइस वाले में आएंगे। क्योंकि देखो जब हम 800 की चीज थी और भेज कितने पे रहे थे, 1100 में, तो प्रॉब्लम जानते हो क्या होती। अब पता लगा एंड ऑफ द मंथ उसके पास 5 गुड्स बचे, 5 साड़ियां। तो मुझसे अगर पूछेंगे भाई स्टॉक कितने रुपए का बचा, तो कहेगा 1100 इंटू 5 5500 रुपए। जबकि रियलिटी हमारा दिल जानता है कि वो 4000 का माल, क्योंकि हमारी साड़ी तो हमको पता है ना कि 800 की है, तो उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो उसके लिए बनाने पड़ते हैं क्या हम लोग को, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू कैंसिल द लोड ऑन कॉस्ट प्राइस। लोड जानते हो क्या बोलते हैं, लोड या लोडिंग, कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस होता है कि 800 की खरीद साड़ी थी लेकिन हम 1100 की बता के दे रहे हैं इसको, तो 300 रुपए जो एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोडिंग या फिर लोड। तो उसको कैंसिल करने के लिए अकाउंट और बनता है, इसका नाम क्या होता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब जब माल उधार बेचा जाता है ना, जब माल क्या किया जाता है, उधार बेचा जाता है, तो एक और बनेगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ऐसे जो कंसाइनी होता है वो भी कुछ गुड्स अकाउंट्स बनाएगा, एक बनाता है कंसाइनर अकाउंट। जैसे ये कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं कि कितना पैसा अभी लेना बाकी है, वैसे कंसाइनी भी अकाउंट बनाएगा कंसाइनर का कि कितना पैसा देना है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। आपको जितनी फीस देनी है हमें उतनी ही फीस लेनी। ठीक है, बस आप बनाते हो कि हमें देना है एज अ क्रेडिटर वाला अकाउंट, हम बनाते हैं एज अ डेटर वाला अकाउंट कि हमको इनसे भैया पैसा लेना है। तो दोनों से निकलता वही रिजल्ट है, दोनों अलग अलग बनाते हैं। एक बनाते हैं क्या अपना कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, एक बनाएंगे क्या कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ये भी बनाते हैं। ठीक है। अब डेटर अकाउंट ये तब बनाते हैं जब इनको रिसीव करना होता है डेटर से पैसा, मतलब डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो फिर इनको जिम्मेदारी लेनी होती है भैया। और जब डेल कमीशन नहीं दे रहे होते हैं तो डेल अकाउंट हम बनाते हैं क्योंकि हमको पैसा कलेक्ट करना रहेगा, है ना। तो जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया नहीं दिया जाता है ना, कंसाइनी इज नॉट पेड एनी डेल क्रेडिट कमीशन, नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो बनाएगा क्या अपना अकाउंट, और दिया जा रहा होगा तो फिर वो कंसाइनी बनाता है। बहुत ही ध्यान से बात को समझना है। देखो अभी बताया था हमने आपको कि डेल क्रेडिट कमीशन तभी दिया जाता है जब कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उधार वाली सेल का पैसा कलेक्ट करेगा। तो देखो जब उसको पैसा कलेक्ट करना होता है, अगर हम डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो कलेक्ट किसको करना है, कंसाइनी को। तो अकाउंट कौन बनाएगा, कंसाइनी, डेटर वाला। देखो डेटर दोनों में लिखा है, यही अकाउंट इनमें भी लिखा है कंसाइनर में, और यही अकाउंट इसमें भी लिखा है, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं बनता। जिम्मेदारी कौन ले रहा है, अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन पे कर रहा हूं किसको, कंसाइनी को, तो जिम्मेदारी किसकी आ गई, कंसाइनी की। तो डेट अकाउंट कंसाइनी बनाएगा। और अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन नहीं पे कर रहा हूं तो कंसाइनी जिम्मेदारी लेगा नहीं,
तो फिर डेट अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनर बनाएगा। तो कब कंसाइनर बनाएगा, कब कंसाइनी बनाएगा, इस पे भी एमसीक्यू बनता है, तो ध्यान रखना, वरना काम हो जाएगा गड़बड़। यहां तक की बातें समझ गए? अब जितना भी इस चैप्टर में समझा है उससे संबंधित देखो एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं। तो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल वाला पार्ट हम लोगों ने समझा है, अब उसके एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे, फिर उसके एमसीक्यू कर लेंगे। तो इसके जो एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं हम लोग के, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट समझो छोटा सा। तो जो कंसाइनी खर्चे करता है, यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई कंसाइनी, नहीं कंसाइनर, कंसाइनी बोल दिया हमने। कंसाइनर जो खर्चे करता है वो खर्चे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं क्या, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस को सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं और नॉन रिकरिंग को नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो रिकरिंग खर्चे का मतलब जो खर्चे बार बार होते हैं, और जो खर्चे बार बार नहीं होते उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, एक और डेफिनेशन जिससे आप पकड़ सकते हो कौन सा खर्चा रिकरिंग होगा, कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। कौन सा खर्चा रिकरिंग होगा, कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग होगा, समझो। नॉन रिकरिंग वो खर्चे होते हैं जो गुड्स पे किए जाते हैं, सामान पे, एक बार सामान भेजा जाएगा, एक बार खर्चे होंगे। और नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं जो दुकान के खर्चे होते हैं, कि दुकान का रेंट देना है, इंप्लॉइज की सैलरी पे करनी, जो बार बार होंगे उनको क्या बोलते हैं, रिकरिंग खर्चे, ठीक है। नॉन रिकरिंग होते हैं जो एक बार होंगे, एक बार गुड्स भेजा गया, एक बार खर्चा हो गया, बात खत्म हो गई। तो इसमें आपको पहचानना है कौन से खर्चे रिकरिंग नेचर के हैं, ठीक है। कौन से खर्चे क्या है, इनका एक और नाम है, इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं और इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ भेज देंगे, ठीक है। हो गया बेटा। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, अब इस सवाल में आपको बताना है कि कौन सा खर्चा रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब जो खर्चे बार बार होते हैं उनको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। तो पहचानो बेटा, इसमें से अंदाजा लगाओ कौन सा खर्चा रिकरिंग है और कौन से खर्चे नॉन रिकरिंग। डी वाला, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ट्रांजिट इंश्योरेंस फ्रेट एक ही बार लगेगा जब माल भेजोगे। ऑक्ट्राई का मतलब होता है चुंगी, ठीक है। जैसे देखो जब आप कहीं से निकलते हो तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही जो गाड़ियां माल वाली होती, ट्रक है, डीसीएम, इसमें माल लदा होता है, उनको एक और टैक्स पे करना होता है, और टोल पे नहीं होता, कहीं और होता है, ठीक है, कहीं और लगाए होंगे। और वहां पे केवल माल गाड़ियों को रोका जाता है और सरकार एक चुंगी लेती है, ठीक है, माल से, कि गुड्स लाद के ले जा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, थोड़ा पैसा हमको भी दो। उसका एक एक्स्ट्रा टैक्स रहता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्ट्राई। ये भी गुड्स पे पड़ता है। लोडिंग अनलोडिंग जब माल भेजा जाएगा, उतारा जाएगा, तभी पड़ेगा। गोडाउन का रेंट आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। तो गोडाउन रेंट इसमें आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है, गोडाउन रेंट का आंसर हो जाएगा। अभी देखो क्योंकि इस चैप्टर का प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं पढ़ाया है आपको, तो आप नहीं समझ पाओगे कि हम जब सामान भेजेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग कल पढ़ेंगे, तो चिंता मत करो। तो अभी दूसरा वाला सवाल छोड़ रहे हैं हम, केवल अभी जितना पढ़ाया उनसे संबंधित दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल बनेंगे और कैसे कैसे तुम सवाल लगा पाओगे।
तीसरे में क्या होना चाहिए बेटा इसका आंसर? क्लास में आओ, क्लास में। 33 1/3 को आप समझो ऐसा समझो, देखो अगर आपको 33 1/3% है, इसको और इजी करें तो ये हो गया 100/3%। नहीं हो गया? किसी चीज में परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 लगाते हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100/300। और काट दें तो क्या हो जाएगा ये? तो इसको डायरेक्टली समझो जैसे 1/3 लिखा है। ठीक है, किसी चीज का 33 1/3% निकालना और डिवाइड बाई 3 कर दो, सीधा आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये रहा क्वेश्चन। 1,20,000 होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1.5 लाख की कॉस्ट थी, लेकिन भेजा किस पे जा रहा था? 33% एक्स्ट्रा पे, तो इसका 1/3 करोगे तो 50,000 आएगा, जोड़ोगे तो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख इसकी क्या हो गई? इनवाइस वैल्यू हो गई, या सेल वैल्यू कह लो। ठीक है, और आपको एडवांस कितना दे रहा है? इसका 60%, तो 2 लाख का 60% निकालोगे 1,20,000 आ जाएगा ना। 1.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट हो गई, और इसमें 33 1/3% जब जोड़ लोगे तो 2 लाख हो जाएगा। ये फेल वैल्यू हो गई, उसका 60% एडवांस है, यानी एडवांस कितना हो गया? 1,20,000। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1,20,000। ये लोडिंग वाला है, अभी नहीं समझा है, इनवाइस वाला प्रैक्टिकली नहीं समझा है, इसलिए अभी नहीं कर पा रहे हो। बैठो बैठो, बता रहे हो। फिर एक चीज और समझना, ये कभी कभी नेचर वाइज सवाल बना देता है। तो एक छोटी सी बात समझ लो, जो अकाउंट से कोई प्रॉफिट या लॉस निकलता है, किसी भी कोई भी अकाउंट बना लो जिससे कुछ ना कुछ या तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है या फिर लॉस निकल के आ रहा है, वो अकाउंट होते हैं नॉमिनल। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट से भी क्या निकल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अकाउंट कैसा रहेगा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन हम इस अकाउंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें बात किसकी करनी है यहाँ पे? गुड्स सेंड टू अकाउंट। तो ये गुड्स का अकाउंट है। गुड्स क्या होते हैं? संपत्ति होती है। जितने भी एसेट वगैरह के अकाउंट रहते हैं वो रियल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? रियल अकाउंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रियल अकाउंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। 6 वाला भी करेंगे हम लोग, चिंता की कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो समझे बस उसके सवाल कर रहे हैं। तो इसका 7th का क्या आंसर होगा बताओ? एक लिंक भेजा, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड करो जरा। लिंक भेजा, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड करो। किया था क्या एप्लीकेशन डाउनलोड? हाँ सर, हो गया। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया था सर, एक बार देख लीजिए। दिखाओ। हाँ, तो एक ओटीपी अभी आया होगा, भेजा था हमने, वो बताओ जरा। देख, ऐसा नॉर्मल मैसेज में आया होगा। 66,000 इज सर 6321। ठीक है, जाओ, बस 10-15 मिनट में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ ना करना। अभी नहीं, क्लास तो लेंगे 12 बजे। अच्छा ठीक है, बस बैठो, आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, 66,000, 100 बैग भेजे जा रहे हैं, 1,000 रुपए इसकी कॉस्ट है। ठीक है, 60 बैग बिक रहे हैं, लेकिन 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 1,000 रुपए है ना, कॉस्ट प्राइस आपकी 1,000 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1,000 रुपए में 10% जोड़ दोगे, यानी 1,100 रुपए ना। एक का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1,100 रुपए। बेच कितने रहे हो? 60। तो 60 इंटू 1,100 कर दो, आंसर आ जाएगा 66,000 रुपीज। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं? तो कंसाइनमेंट अकाउंट
सब बना सकते हैं, एक्रूवल बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस, कैश बेसिस, किसी भी तरीके से बना सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसाइनमेंट के लिए कौन सा इसमें से सही होगा? तो कंसाइनमेंट में क्या माल बिक रहा है? नहीं। हाइपोथेकेशन का मतलब होता है गिरवी रखना, सिक्योरिटी पे रखना। ठीक है, शिपमेंट ऑफ गुड्स, केवल माल भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें से कौन सा अकाउंट कंसाइनर नहीं बनाता है? कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनी बनाता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें होती हैं। अब इसमें फिर से डेबिट क्रेडिट पूछ लिया तो भाई अगर आपने अकाउंटिंग नहीं सीखी इसकी, इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं बता पाओगे, उनको कल जब समझाएंगे तब बता देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी कल ही समझ पाओगे। फिर यहां देखो 13 का क्या आंसर होना चाहिए? कंसाइनर टू कंसाइनी, बिल्कुल सही बात है। कमीशन कौन लेता है? सिर्फ कंसाइनी को मिलता है। कंसाइनी कौन शेयर करता है? कंसाइनी को मिलता है ना। सब बेसिक बातें हैं, है ना। चलो इसका 15 वाले का आंसर निकालो, दिमाग लगाओ, 2 मिनट का समय दे रहे हैं दिमाग लगाने के लिए। दिमाग लगा के बताओ जरा कितना होगा इसका। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं समझा देता हूँ। ऐसा क्या है, हाँ बेटा समझ में नहीं आ रहा हो, मैं समझा देता हूँ क्या है मैटर इसमें। देखो इधर कह रहा है गुड्स भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 25% पे। ठीक, किस पे भेजे जाते हैं? कॉस्ट प्लस 25% में। गुड्स की इनवाइस वैल्यू दे रखी कितनी? 2 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कॉस्ट में 25% जोड़ने के बाद 2 लाख आया है। ठीक है, 4/5 गुड्स बिक गया है कितने में? 76,000 में। बोला है कमीशन देना है 2% अप टू कहां तक? इनवाइस प्राइस पे। मतलब ये जो कमीशन 2% निकालोगे वो इनवाइस प्राइस पे निकालना है, ना कि 176 पे। तो बहुत ध्यान से बात को समझना, इधर देखो, बहुत ही गहराई समझना पड़ेगा आपको।
देखो इस सवाल में है 2 कमीशन, एक है नॉर्मल वाला, इतना समझ गए होगे सवाल पढ़ के, और एक है कौन सा, स्पेशल वाला। नॉर्मल कमीशन दिया जाएगा किस पे, अप टू इनवाइस प्राइस। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो माल बिका है उसकी इनवाइस प्राइस कितनी। हमेशा कमीशन बिक्री वाली चीज पे मिलता है, सब पे थोड़ी दे दोगे। तो देखो टोटल इनवाइस प्राइस थी गुड्स की कितनी, 2 लाख, बिका 4/5 है। तो जो माल बिका उसकी इनवाइस प्राइस कितनी होगी, 1,60,000। इस पे आपको 2% कमीशन देना है, जो कि 3200 हुआ। ठीक है। अब बेच माल कितने पे रहे हो, जबकि इनवाइस प्राइस कितने की थी, 1,60 के। तो यहां क्या बोला है, 10% ऑफ एनी सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ओवर इनवाइस प्राइस। मतलब इनवाइस प्राइस से जो ऊपर पैसा आया है, दैट इज 16,000 रुपए, इस पे आपको देना है 10% का कमीशन। 1,60 की इनवाइस प्राइस का सामान था, लेकिन तुमने 1,76 पे चिपका दिया किसी को, तो 16,000 जो एक्स्ट्रा आए उस पे आपको 10% कमीशन देना है। वो कितना हुआ, 1,600 रुपए। तो दोनों का सम कर दोगे, ये आ जाएगा आपका टोटल कमीशन कितने का, 4,800 रुपए का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,800। चलो कोई बात नहीं, ये तो प्रैक्टिस से धीमे धीमे कर पाओगे, इसलिए तुमने क्या दिया। देखो जब एक बार सवाल आप लगाते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे थे, और फिर सही बात पता चलती है तो मजा आता है। इसके आगे के सवाल वो ज्वाइंट वेंचर के हैं, वो अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो अभी आज हम लोगों ने कंसाइनमेंट का थ्योरेटिकल वर्जन पढ़ा और उससे संबंधित सवाल किए। अब कल हम लोग समझेंगे कि इसमें अकाउंटिंग जो होती है उसमें एंट्री कैसे बनाई जाती हैं, अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं, कैसे निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे, बोला जाएगा। यहाँ तक कर लो आज के लिए।